अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस लेक्चर आपको याद होगा, हमने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में 2 लेक्चर्स दिए थे। ठीक है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जो है वो हमने स्टार्ट की थी कि इंटरफेरेंस जो है वो क्या होती है, और उसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल से जो है बात की थी। मतलब उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है, जब लाइट पार्टिकल्स, जब लाइट की रेज जो है, लाइट के वेव्स जो है वो जब किसी पॉइंट पे इंसिडेंट होते हैं, ठीक है, दो लाइट वेव जो है वो किसी पॉइंट पे जाके इंसिडेंट होते हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है वो भी हमने फाइंड कर लिया था। ठीक है, तो इंटरफेरेंस में हमने इस पे काफ़ी डिटेल से बात की थी कि उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और ये चीज़ें हम किस तरह से फाइंड करेंगे इंटरफेरेंस में। ठीक है, तो आपको मैं फिर से थोड़ी सी रिवाइज कर देता हूँ कि इंटरफेरेंस क्या होता है। इंटरफेरेंस होता है कि जब कोई दो लाइट सोर्सेस, ठीक है, या दो लाइट वेव्स जब किसी एक पॉइंट पे आके इंसिडेंट होते हैं सेम टाइम पे, जब उनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो है वो सेम होती है, दोनों लाइट्स की जो वेव्स है, ठीक है, वो आगे एक ही पॉइंट पे, एक ही पार्टिकल पे इंसिडेंट होते हैं, और दोनों की जो फ्रीक्वेंसी होती है और दोनों की जो वेवलेंथ होती है वो सेम होती है, तो उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो जब दो लाइट वेव्स एक पार्टिकल पे आके, एक पॉइंट पे आके इंसिडेंट होते हैं, तो उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस बोलते हैं। तो अभी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इसी टॉपिक को हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इसका एम्पलीट्यूड जो है वो फाइंड किया था। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने इसका एम्पलीट्यूड फाइंड किया था, और उसके बाद हमने फेज डिफरेंस और कोहेरेंट सोर्सेज, मतलब जो कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस है, इंटरफेरेंस के कंडीशंस क्या होंगे, कि इंटरफेरेंस जब होगी तो उसके लिए कौन सी चीज़ जो है वो ज़रूरी होगी। ठीक है, उसके बारे में हमने बात की थी। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमने फाइंड किया था, कोहेरेंट सोर्सेज की बात हमने की थी, कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस के लिए कंडीशंस क्या होने चाहिए, इसके बारे में हमने बात की थी। आज हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू करेंगे, और आज हम इंटेंसिटी की बात करेंगे कि जब आप दो लाइट वेव्स जो है वो जब एक पार्टिकल पे जाके इंसिडेंट होते हैं, तो उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमने निकाला था AR। ठीक है, तो अब जब ये दोनों लाइट वेव्स जब एक पार्टिकल पे आके इंसिडेंट होते हैं, तो उस पार्टिकल का जो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट कर लेगा, SHM स्टार्ट कर लेगा, तो उस पार्टिकल की जो इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी। ठीक है, तो हम किस चीज़ की बात करेंगे, रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ पार्टिकल, कि पार्टिकल की इंटेंसिटी जो है वो क्या होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे उस पार्टिकल की, जिस पार्टिकल पे दोनों वेव्स जाके स्ट्राइक हुए हैं, ठीक है, उस पार्टिकल की जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो क्या होगी। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी हम उस पार्टिकल का फाइंड करेंगे जिस पे दो लाइट वेव जाके स्ट्राइक हुए। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक पार्टिकल है, एक लाइट वेव यहाँ से आई है, ठीक है, एक सोर्स है, ठीक है, दूसरा सोर्स यहाँ पे, एक इससे भी लाइट वेव जो आके आके ये इस पॉइंट पे आके इस पार्टिकल पे आके स्ट्राइक हुई है। ठीक है, तब हमने इसका एम्पलीट्यूड फाइंड कर लिया था कि जब ये पार्टिकल SHM स्टार्ट कर लेगा, ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमने फाइंड किया था। हम इस पार्टिकल की रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है वो फाइंड करेंगे कि इस पार्टिकल की इंटेंसिटी क्या होगी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी को हम किस तरह लिखते हैं। इंटेंसिटी इक्वल होती है 2πf² a² रो इंटू वी। ठीक है, इंटेंसिटी किसकी इक्वल होती है, 2πf² a² रो इंटू वी। यहाँ पे 2π तो कांस्टेंट होंगे, आपको पता होगा। f यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, a यहाँ पे एम्पलीट्यूड है, ठीक है, रो यहाँ पे इंटेंसिटी है, v यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम है। ठीक है, तो इंटेंसिटी का जो जनरल फॉर्म है उसको हम किस तरह लिखते हैं, I इज इक्वल टू 2πf² a² रो इंटू वी। अच्छा, आप यहाँ पे आप देखें, f यहाँ पे क्या है, आपको आपको मैंने क्या कहा था कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में एफ जो है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट होता है वहाँ पे। ठीक है, आपको अगर याद हो तो हमने कहा था ओमेगा सेम होता है, मतलब कांस्टेंट, तो उसकी वजह से अगर ओमेगा इज इक्वल 2πf है, ठीक है, तो एफ भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि एफ जो है यहाँ पे कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे 2π तो आप देख लें, 2π तो कांस्टेंट ही है। ठीक है, एफ भी कांस्टेंट है, रो जो है इंटेंसिटी वो भी कांस्टेंट होती है, वी स्पीड, वी जो है वो भी उसकी, अगर आपको याद हो तो आपको मैंने कहा था कि जब ओमेगा सेम होगा तो उसके साथ एफ भी सेम होगा। ठीक है, फिर आपको मैंने कहा था कि जब दो लाइट वेव्स जब एक पार्टिकल पे जाके इंसिडेंट होते हैं, तो इसका मतलब यह है कि उनका जो मीडियम है, दोनों लाइट वेव्स का मीडियम जो है वो सेम है। ठीक है, तो जब दोनों वेव्स की जो मीडियम हो वो सेम होती है, तो दोनों वेव्स की जो स्पीड होती है वो भी सेम होगी। ठीक है, तो हमारे पास जब मीडियम सेम होगा तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो क्या होगी, वो हमारे पास सेम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड जो है v वो भी क्या है, सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। ठीक है, 2π भी कांस्टेंट है,
रो भी कांस्टेंट है, ठीक है। सिर्फ हमारे पास ए स्क्वायर जो है वो यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू इन सब कांस्टेंट की जगह जो आपके पास 2 पाई आ रहा है, एफ आ रहा है, रो और वी, ये दोनों ये सारे जो है ये क्या है, कांस्टेंट है। इन कांस्टेंट की जगह अगर हम दूसरा एक टर्म ले लें, ठीक है, अगर हम 2 पाई एफ स्क्वायर रो इनटू वी, इसको हम अगर किसी दूसरे कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर लें, ठीक है, और उसको हम कहें फॉर एग्जांपल सी, ठीक है, तो इन सब कांस्टेंट की जगह हम एक कांस्टेंट लिख देते हैं सी, ठीक है, और यहाँ पे क्या रहेगा ए स्क्वायर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा आई इज इक्वल टू सी ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी इतना उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, ठीक है, इंटेंसिटी का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सी जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो हमारे पास ए रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। फिर अगर आप इसको इससे अगर आप ए की वैल्यू फाइंड करना चाहें, ठीक है, ए की वैल्यू ए क्या होगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई सी, ठीक है। इससे अगर आप ए की वैल्यू फाइंड कर लें तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई सी हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम फर्दर क्या करेंगे, आपको पता होगा कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है वो किसके इक्वल होता है। तो हमारे पास जो इंटेंसिटी आई है वो क्या है, आई इज इक्वल टू सी ए स्क्वायर, सी यहाँ पे कांस्टेंट है, ए यहाँ पे एम्पलीट्यूड है, ठीक है। फिर आपको पता है कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो हमने फाइंड किया था वो क्या था, ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस एन टू वाई, ठीक है। ये आपको बात याद होगा कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इसके इक्वल होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देखें ए है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप देखें ए आर, तो अगर आप इसमें से ए को फाइंड कर लें तो यहाँ पे ए स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई सी, ठीक है। तो यहाँ पे ए आर है, ठीक है, तो हम यहाँ पे इस आई के साथ भी आर लिख लेंगे, ठीक है। तो ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू आई आर डिवाइडेड बाई सी, तो इस ए आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आई डिवाइडेड बाई सी, ठीक है। तो यहाँ पे आर है, इसके साथ मैं यहाँ पे लिख लूंगा आई आर डिवाइडेड बाई सी, ठीक हो गया। यहाँ से आप देखें अगर आप ए स्क्वायर को फाइंड कर लें तो ए स्क्वायर क्या होगा, यहाँ से ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई बाई सी, ठीक है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई बाई सी, फिर आप इस ए की जगह ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर लें, ठीक है, इस ए की जगह ये वैल्यू पुट कर लें तो ये क्या हो जाएगा, आई आर डिवाइडेड बाई सी इज इक्वल टू ए वन स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसके मुताबिक ए वन स्क्वायर जो है वो हो जाएगा आई वन डिवाइडेड बाई सी, ठीक है, क्योंकि सी यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है, प्लस ए टू स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ए टू स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हैं, आई टू डिवाइडेड बाई सी प्लस टू ए वन की जगह आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप देखिए आपके पास ए स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है ए वन है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, दोनों साइड से स्क्वायर इसका स्क्वायर लेंगे, ठीक है। तो ए हमारे पास क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई डिवाइडेड बाई सी, ठीक है। तो ए वन की जगह हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए वन की जगह हम यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा आई वन डिवाइडेड बाई सी, ठीक है। ए टू की जगह क्या लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ आई टू डिवाइडेड बाई सी, ठीक हो गया, और यहाँ पे कॉस इनटू पाई हो जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ आ गई होगी। ए आर की जगह मैंने क्या लिखा है, आई डिवाइडेड बाई सी, इससे हम एक ए स्क्वायर की जगह फाइंड कर सकते हैं इस इक्वेशन से, ठीक है। तो ए स्क्वायर की जगह मैंने लिखा है आई डिवाइड बाई सी, तो आई आर डिवाइड बाई सी इज इक्वल टू ए वन की जगह आई वन डिवाइड बाई सी प्लस आई टू डिवाइड बाई सी प्लस टू ए वन है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने क्या किया, दोनों साइड से स्क्वायर रूट लिया, ठीक है। तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए आई डिवाइड बाई सी, तो यहाँ पे हो जाएगा आई वन डिवाइड बाई सी अंडर रूट ऑफ आई टू डिवाइड बाई सी इंटू कॉस फाइव, ठीक है। फिर आप इसको अगर फर्दर सॉल्व कर लें तो आई आर डिवाइड बाई सी इज इक्वल टू आई वन डिवाइड बाई सी प्लस आई टू बाई सी प्लस टू अंडर रूट ऑफ आई वन, ठीक है। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ पे क्या है, अंडर रूट सी, यहाँ पे भी अंडर रूट सी है, तो अंडर रूट सी और अंडर रूट सी क्या हो जाएंगे, सी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा टू अंडर रूट आई वन अंडर रूट आई टू डिवाइडेड बाई सी, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे इस तरह आएगा अंडर रूट सी मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट सी, तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे क्या आता है, सी, ठीक है। तो इन दोनों की जगह मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सी, ठीक हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखिए सी यहाँ पे भी है, सी यहाँ पे भी है, सी यहाँ पे भी, सी यहाँ पे भी है, मतलब दोनों साइड से अगर हम वन बाई सी को कॉमन लें तो आई आई आर इज इक्वल टू, यहाँ से वन बाई सी को कॉमन ले तो आई वन प्लस आई टू प्लस टू अंडर रूट आई वन अंडर रूट आई टू कॉस एन टू पाई, ठीक है। तो ये सी सी के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, रह जाएगा, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो क्या होगा, आई आर
ये सी जो है कैंसिल होगा, ठीक है। तो आई आर आएगा हमारे पास, आई आर इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस टू, इन दोनों को अगर आप दोनों एक ही उसमें लिख लें, ठीक है, अंडर रूट में लिख लें, तो आई वन आई टू कॉस एन टू, ठीक है। तो ये हमारे पास होगी उस पार्टिकल की रिजल्टेंट इंटेंसिटी, ठीक है। रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी, आई आर इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस टू अंडर रूट ऑफ आई वन आई टू इंटू कॉस फाइव, ठीक है। तो ये हमारे पास उस पार्टिकल की रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी जिस पार्टिकल पे दो लाइट वेव्स जो है वो आके स्ट्राइक हुई हैं, ठीक है, और उस पार्टिकल ने एसएचएम स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ये उस पार्टिकल की रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी, ठीक है, जो एसएचएम कर रहा था। वो पार्टिकल जो हमारे पास टारगेट पार्टिकल है, उस पार्टिकल की जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी वो ये होगी, ठीक है, आई वन प्लस आई टू प्लस टू अंडर रूट ऑफ आई वन आई टू एंड टू कॉस फाइव, ठीक है। तो ये हमारे पास इंटेंसिटी हो गई उसकी, ठीक है। अब हम इस टॉपिक को और भी कंटिन्यू करेंगे, इंटरफेरेंस को, ठीक है। और अब हम इसको पढ़ेंगे, इसके टू टाइप्स, ठीक है। तो इंटरफेरेंस के यहाँ पे टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो इंटरफेरेंस होता है जिसमें आई आर एंड ए आर जो है ये मैक्सिमम हो, ठीक है। मतलब जिसमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो, उसको हम कहेंगे कि ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं लिख देता हूँ, वेयर रिजल्टेंट इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड और मैक्सिमम, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कौन सा इंटरफेरेंस होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो इंटरफेरेंस होता है जिसमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड जो है वो हमारे पास मैक्सिमम हो, उसको हम कहेंगे कि ये इंटरफेरेंस जो है ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, ठीक है। जहाँ पे इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाए, ठीक है, उस इंटरफेरेंस को हम क्या बोलेंगे कि ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि अगर हमारे पास आई आर और आई, यहाँ पे आपको मैंने क्या कहा, आई आर रिजल्टेंट इंटेंसिटी को आई आर, ठीक है, और एम्पलीट्यूड को हम ए आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को हम किस तरह लिखते हैं, ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस एन टू पाई, ठीक है। और रिजल्टेंट इंटेंसिटी को हम किस तरह लिखते हैं, आई आर इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस टू अंडर रूट ऑफ आई वन आई टू एन टू कॉस पाई, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, वेयर रिजल्टेंट इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड आर मैक्सिमम, मतलब जहाँ पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, जहाँ पे आई आर और ए आर जो है वो मैक्सिमम हो जाए, उसको हम कहेंगे कि ये इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, ठीक है। जहाँ पे आई आर और ए आर मैक्सिमम हो, उसको हम कहेंगे कि ये इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, ठीक है। फिर दूसरी बात आपको मैंने क्या कहा है कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को हम इस तरह लिखते हैं और रिजल्टेंट इंटेंसिटी को हम इस तरह लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आप यहाँ पे देखें, अगर हमारे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, तो यहाँ पे आप देखें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, पाई पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास पाई मैक्सिमम होगा तो तब भी हमारे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इसके इक्वल होता है, ठीक है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कॉस पाई पे डिपेंड कर रहा है, मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पाई पे डिपेंड कर रहा है। तो जब हमारे पास पाई मैक्सिमम हो जाएगा तो तब भी हमारे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें, आई आर रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, पाई पे। मतलब ये है कि अगर हमारे पास पाई मैक्सिमम हो तो हमारे पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है वो मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो अगर किसी पार्टिकल की पाई जो है वो मैक्सिमम हो तो उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, अगर किसी पार्टिकल की पाई जो है वो मैक्सिमम होगी तो उसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमने क्या कहा है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो इंटरफेरेंस होती है जिसकी एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी जो है वो मैक्सिमम हो जाए, उसको हम कहेंगे कि ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, ठीक है। जिस इंटरफेरेंस की एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी मैक्सिमम हो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। तो फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ज़रूरी चीज़ क्या है कि ए आर और आई आर मैक्सिमम हो, ठीक है। तो ए आर मैक्सिमम कब होगी, जब पाई मैक्सिमम होगा,
आई आर मैक्सिमम कब होगा? जब पाई मैक्सिमम होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब हमारे पास कॉस पाई जो है वो मैक्सिमम हो, तब हम कह सकते हैं कि ए आर और आई आर जो है वो क्या होंगे? मैक्सिमम होगी, क्योंकि ये दोनों इस पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास कॉस पाई मैक्सिमम हो जाए तो ये दोनों मैक्सिमम हो जाएंगे, ठीक है। तो कॉस पाई की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है? कॉस का पाई की वैल्यू जो मैक्सिमम, कॉस की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है? +1, ठीक है। कॉस की वैल्यू आप +1 से ज़्यादा नहीं लिख सकते, ठीक है। अगर आपको पता हो कॉस 0 क्या होता है? +1, ठीक है। तो कॉस की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। तो कॉस की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो क्या होती है? +1, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आप देखिए, अगर कॉस पाई हमारे पास मैक्सिमम होगी तो ये मैक्सिमम होगा, और कॉस पाई की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है? जब जब पाई यहाँ पे क्या हो, जब पाई यहाँ पे 0 हो या इस तरह का हो, ठीक है। तो कॉस पाई की वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम आनी चाहिए, ठीक है। तो कॉस पाई की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो क्या होती है? +1, ठीक है। अच्छा, तो कॉस पाई की वैल्यू किन कंडीशंस में +1 आती है, ठीक है। आपको पता होगा कि जब पाई जो है वो 0 1 होता है तो हम कहते हैं कॉस 0 = 1, ठीक है। तो 1 मैक्सिमम वैल्यू होती है कॉस की, ठीक है। फिर कॉस की वैल्यू जो है वो कब मैक्सिमम होती है? पाई = 0 पे, 2 पाई पे, 4 पाई पे, ठीक है, और 6 पाई पे, एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, अगर आप पाई की जगह 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? कॉस 0 क्या होता है? +1, ठीक है। तो वो कॉस की क्या होती है? वो कॉस की मैक्सिमम नहीं होती, ठीक है। कॉस पाई की वैल्यू मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कॉस पाई की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है? +1। और वो +1 किन किन पॉइंट्स पे आता है? जब पाई हमारे पास 0 हो, 2 पाई हो, 4 पाई हो, 6 पाई हो, एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, इसके बाद यहाँ पे अगर पाई की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या हो, कि हमारे पास जो कॉस पाई है वो मैक्सिमम आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, इसको हम लिख सकते हैं 2n पाई, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, अगर आप n की जगह 0 पुट करेंगे, n यहाँ पे 0 1 2 3 एंड सो ऑन इसके इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप 0 पुट करेंगे तो हमारे पास पाई = 0, ठीक है। तो cos 0 = 1। फिर अगर यहाँ पे आप n की जगह 1 पुट करेंगे तो 2 पाई, यहाँ पे आप देखिए 2 पाई cos 2 पाई = +1, ठीक है। अगर यहाँ पे आप n = 3 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 6 पाई, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें 6 पाई, ठीक है। तो cos 6 पाई क्या होता है? +1 होता है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि इन वैल्यूज पे जो है, जब आप पाई पाई को 0 2 5 4 5 6 पाई एंड सो ऑन ये पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो cos की वैल्यू होगी वो हमारे पास मैक्सिमम आएगी। वो मैक्सिमम की वैल्यू क्या होती है? +1 होती है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं पाई = 2n5, ठीक है। इस टर्म को, इस टोटल को हम किस तरह लिख सकते हैं? पाई = 2n5, ठीक हो गया। अच्छा, फिर इसमें नेक्स्ट बात क्या है? यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी। आपको मैंने क्या कहा है कि cos पाई की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है? +1, ठीक है। cos पाई की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है? +1 होती है। वो प्लस वैल्यू उसकी कब आती है cos की? जब हमारे पास पाई जो है वो क्या हो? 0 हो, 2 पाई हो, 4 पाई हो, एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी जगह लिख सकते हैं, जब पाई की वैल्यू 2n5 होगी तब हमारे पास cos पाई की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होगी, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, वो अगर आपको याद हो तो फेज डिफरेंस जो है वो किसके इक्वल था? फेज डिफरेंस जो है वो इक्वल था हमारे पास के डेल एक्स, ठीक है। फिर आपको मैंने कहा था कि के किसके इक्वल होता है? वेव नंबर 2 पाई डिवाइडेड बाय लेमडा। तो इस के की जगह हम 2 पाई डिवाइड बाय लेमडा पुट कर लेंगे, तो पाई = 2 पाई डिवाइडेड बाय लेमडा, ठीक है। फेज डिफरेंस किसके इक्वल होता है? के डेल्टा एक्स, ठीक है। के की जगह हम ये पुट कर लेंगे n2 डेल्टा एक्स, ठीक है। अगर हम यहाँ पे पाथ डिफरेंस को फाइंड करना चाहें डेल्टा एक्स को, ठीक है, डेल्टा एक्स को अगर हम फाइंड करना चाहें यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखिए डेल्टा एक्स जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा? डेल्टा एक्स = लेमडा पाई डिवाइडेड बाय 2 पाई, ठीक है। यहाँ पे अगर आप डेल्टा एक्स की वैल्यू को फाइंड कर लें तो डेल्टा एक्स = लेमडा पाई डिवाइड बाय 2 पाई, ठीक है। तो हमारे पास जो पाथ डिफरेंस की वैल्यू आएगी, ये फेज डिफरेंस था, ठीक है। फेज डिफरेंस से अगर हम पाथ डिफरेंस को फाइंड कर लें तो ये हो जाएगा, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देखें, अगर आप पाई की वैल्यू को यहाँ पे 0 पुट कर लें, ठीक है, डेल एक्स =
लेमडा डिवाइडेड बाय 2 ठीक है। अगर आप पाई की वैल्यू को 0 पुट कर दे, जो यहाँ पे हमने ली थी कि पाई इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या आएगा 0, तो हमारे पास डेल्टा एक्स जो है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर आप क्या करें, इस पाई की जगह 2 पाई पुट कर लें, क्योंकि हमारे पास क्या था 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, ठीक है। तो इस पाई की जगह अगर आप 6 पाई 2 पाई जो है वो पुट कर लें, तो क्या होगा लेमडा डिवाइड बाई 2 पाई, ठीक है। और पाई की जगह क्या पुट कर लें 2 पाई पुट कर लें, ठीक है। तो ये 2 पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो डेल एक्स इज इक्वल टू लेमडा, ठीक है। तो हमारे पास 0 लेमडा। फिर अगर आप पाई की जगह यहाँ पे 4 5 पुट कर लें, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा लेमडा डिवाइड बाई 2 पाई, पाई की जगह यहाँ पे आप 4 पाई पुट कर लें, यहाँ पे हो जाएगा 2 लेमडा, ठीक है। तो हमारे पास 2 लेमडा आएगा। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 0 आई थी, यहाँ पे लेमडा, फिर 2 लेमडा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि डेल एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, डेल एक्स इज इक्वल टू एन लेमडा, ठीक है। यहाँ पे एन जो है वो क्या है 0 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप 0 पुट करेंगे तो हमारे पास डेल एक्स क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे डेल एक्स 0। अगर आप 1 पुट करेंगे तो डेल एक्स इज इक्वल टू लेमडा, तो यहाँ पे आप देखिए लेमडा। अगर आप 2 पुट करेंगे तो डेल एक्स इज इक्वल टू लेमडा, तो यहाँ पे आप देखिए 2 लेमडा, ठीक है, एंड सो ऑन। तो हमारे पास जो डेल एक्स की वैल्यू आएगी वो क्या होगी डेल एक्स इज इक्वल टू एन लेमडा, ठीक है। अगर आपको इस तरह से समझ नहीं आई, मैं आपको दूसरे तरीके से भी कर देता हूँ। हमने निकाला फेस डिफरेंस इज इक्वल टू के डेल एक्स, ठीक है। फिर के की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, तो डेल एक्स इज इक्वल टू दिस। फिर यहाँ पे आपको याद होगा कि आपको मैंने क्या कहा था कि पाई जो है कब, जब कॉस पाई की वैल्यू कब मैक्सिमम होगी, जब हमारे पास पाई जो है वो क्या होगी 2n5, ठीक है। तो आप इस पाई की जगह यहाँ पे 2n5 की वैल्यू पुट कर लें, तो हमारे पास जो डेल एक्स आएगा डेल एक्स इज इक्वल टू लेमडा डिवाइड बाई 2 पाई, और इस पाई की जगह 2n5 पुट कर लें, ठीक है। तो ये 2 2 कैंसल, पाई और पाई कैंसल, यहाँ पे क्या होगा n इंटू लेमडा, ठीक है। तो ये मैंने लिखा था डेल एक्स इज इक्वल टू n इंटू लेमडा, ठीक है। तो हमारे पास जो पाथ डिफरेंस होगा वो किसकी इक्वल होगा डेल एक्स इज इक्वल टू n इंटू लेमडा। यहाँ पे n जो है वो किसकी इक्वल है 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा पाथ डिफरेंस होगा डेल एक्स इज इक्वल टू n इंटू लेमडा, जब हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया फेस डिफरेंस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। फिर इससे हमने पाथ डिफरेंस की वैल्यू निकाली, वो ये है, ठीक है। फिर आपको मैंने क्या कहा था कि कॉस पाई जो है वो मैक्सिमम कब होगी, जब हमारे पास पाई की वैल्यू 2n पाई होगी, ठीक है, 2n5 होगी। तो इस पाई की जगह मैंने 2n5 पुट कर दिया, 2 2 के साथ कैंसिल, पाई बाई के साथ कैंसिल, यहाँ पे हमारे पास जो है वो n लेमडा रह गया, ठीक है। तो डेल एक्स इज इक्वल टू एन लेमडा। अगर आपने उसको इस दूसरी तरीके से करना है, पहले आप पाई की जगह 0 पुट कर लें, फिर पाई की जगह 0, फिर पाई की जगह जो है वो 2 पाई पुट कर लें, फिर उसकी जगह 4 पाई पुट कर लेंगे, तो फिर भी आपके पास जो रिजल्ट है वो यही आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया, ठीक है। इसके बाद कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि हमें ये पता है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कॉस पाई की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होनी चाहिए, और वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है +1, ठीक है। फिर अगर हम इस +1 को कॉस पाई इज इक्वल टू +1 को हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और रिजल्टेंट इंटेंसिटी में पुट कर लें, ठीक है। तो हमारे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या है AR² इज इक्वल टू A1² प्लस A2² प्लस 2A1 A2 cos N2 पाई, ठीक है। तो आपको मैंने क्या कहा था कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कौन सी इंटरफेरेंस होती है जिसमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम हो। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब हो सकता है जब cos पाई मैक्सिमम हो, ठीक है। तो cos पाई की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है जब cos पाई +1 हो, ठीक है। cos पाई की वैल्यू मैक्सिमम जो है वो कितनी होती है +1 होती है, ठीक है। तो इस cos पाई की जगह अगर हम +1 पुट कर लें तो AR² इज इक्वल टू A1² प्लस A2² प्लस 2A1 A2, और cos पाई की जगह यहाँ पे आप 1 पुट कर लें, ठीक है। तो cos पाई की जगह यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक हो गया। cos पाई की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है +1 होती है, ठीक है, ये कंडीशन है, ठीक है। तो cos पाई की जगह मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, तो ये होगा। अच्छा, तो यहाँ पे आप देखें AR² इज इक्वल टू A1² प्लस A2² प्लस 2A1 A2, यहाँ पे आप देखें ये A1 प्लस A प्लस B होल स्क्वायर फार्मूला बन गया, ठीक है। ये आप देखें यहाँ पे ये क्या है A² प्लस B² प्लस 2AB, ठीक है। तो A² प्लस B² प्लस 2AB को हम क्या लिखते हैं A प्लस B होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी जगह अगर हम ये पुट कर लें तो हमारे पास जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो आएगा
ए आर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे ए आर इज इक्वल टू A1 प्लस A2 N2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये इस फार्मूले को अगर आप ऊपर कर लें तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A प्लस 2AB, ठीक है। तो ये वापस ये रिजल्ट आ जाएगी, ठीक है। तो इस फार्मूले को हमने इस फॉर्म में लिख दिया, इस फॉर्म पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB क्या होता है, A प्लस बी होल स्क्वायर। तो इसकी जगह में लिखा A1 प्लस A2 N2 होल स्क्वायर। अच्छा, अगर दोनों साइड से इसका स्क्वायर ले लें, स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है, तो हमारे पास ए आर आ जाएगा, ए आर इज इक्वल टू A1 प्लस A2, ठीक है। इसको आप स्क्वायर रूट कर लें, इसको भी आप स्क्वायर रूट कर लें, तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। ए आर इज इक्वल टू A1 प्लस A2, ठीक है। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, ठीक है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा, ए आर इज इक्वल टू A1 प्लस A2 जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। तो यहाँ पे आप देखिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमारे पास मैक्सिमम आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे प्लस आया है, मतलब दोनों एम्पलीट्यूड को आप ऐड कर लेंगे तो उससे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है वो आ जाएगा। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। अच्छा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या थी, आई आर इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस पाई, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आप देखिए कॉस पाई, हमने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या कहा था कि कॉस पाई की वैल्यू मैक्सिमम जो है वो +1 होती है। तो अगर इस कॉस पाई की वैल्यू हम 1 पुट कर लें तो आई आर इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ I1 I2, ठीक है। कॉस पाई की जगह मैंने 1 पुट कर दिया। तो यहाँ पे आप देखें आई आर इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 I1 एंड 2 I2, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आप देखें कि तो इसको हम लिख सकते हैं, आई आर हमारे पास क्या है, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ I1 I2, और यहाँ पे हमने कॉस पाई की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट कर दी, 1 पुट कर दी। तो आई आर हमारे पास आया है I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ I1 I2, ठीक है। इसको हम अगर फार्मूले के फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 N2 होल स्क्वायर, ठीक है। इसको अगर हम लिखना चाहें तो आई आर इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं ये राइट साइड को I1 अंडर रूट प्लस I2 अंडर रूट N2 होल स्क्वायर, इसको, ठीक है। किस तरह अगर आप इसका वापस स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे I1 अगर इसका आप स्क्वायर ले लें तो ये हो जाएगा I1, ठीक है। ये स्क्वायर इसके साथ स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो I1 प्लस इसका अगर आप ले लें तो I2 प्लस 2AB, ठीक है। तो 2A और B अंडर रूट I1 I2, ठीक है। तो हमारे पास ये रिजल्ट वापस इससे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को, इसकी जगह हम लिख सकते हैं अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 N2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा वो होगा आई आर इज इक्वल टू अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 N2 होल स्क्वायर जब हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, ठीक है। इसकी जगह मैंने क्या लिखा, I1 अंडर रूट प्लस I2 अंडर रूट N2 होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप इसको ओपन कर लेंगे तो फिर ये रिजल्ट आएगा। तो हमारे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है वो ये होगी, ठीक है, जब हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। तो ये हो गया हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। अब हम सेकंड टाइप जो है उस पे जाएंगे। हमारे पास जो सेकंड है वो है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो जो सेकंड टाइप है इंटरफेरेंस की वो है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपको याद हो तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमने क्या कहा था कि जहाँ पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम हो उसको हम कहेंगे कि ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी एंड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होंगे वो मिनिमम होंगे, ठीक है। जहाँ पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिनिमम होंगे हम कहेंगे कि ये इंटरफेरेंस जो है ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, ठीक है। उसमें मैक्सिमम थे और इसमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है वो क्या होंगे, मिनिमम होंगे, ठीक है। और उसमें क्या थे, उसमें मैक्सिमम थे। तो जिसमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिनिमम हो जाए उसको हम कहेंगे कि ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, ठीक हो गया। अच्छा, फिर आपको सेकंड जो यहाँ पे अगर आपको पता होगा
कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है वो होता है AR² इज इक्वल टू A1² प्लस A2² प्लस 2A1 A2 cos पाई, ठीक है। और जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है वो होती है IR इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 N2 cos पाई, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है वो हमारे पास मिनिमम होंगे तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिनिमम कब होगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है वो cos पाई पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब यह है कि जब हमारे पास पाई जो है वो मिनिमम होगी तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिनिमम होगा, ठीक है। अगर हमारे पास पाई जो है वो मिनिमम होगी तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है वो मिनिमम होगी, ठीक है। तो ये दोनों जो है ये पाई पे डिपेंड करते हैं। अगर हमारे पास पाई मिनिमम होगी तो AR और IR जो है वो क्या होंगे, मिनिमम होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें cos पाई, अगर हमारे पास cos पाई जो है ये मिनिमम आ रहा है तो AR और IR जो है वो क्या होंगे, मिनिमम होंगे, ठीक है। तो cos पाई की वैल्यू मिनिमम कब होती है, या cos पाई की जो वैल्यू है वो कितनी मिनिमम होती है, ठीक है। cos पाई की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, cos पाई की मिनिमम वैल्यू जो है वो होती है -1, ठीक है। cos पाई की मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है, ठीक है। और cos पाई की मिनिमम वैल्यू जो है वो क्या होती है, -1 होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप पुट कर लें पाई की जगह, यहाँ पे आप पुट कर लें पाई 5, ठीक है। तो cos पाई क्या होता है, cos पाई इक्वल होता है -1 के, ठीक है। तो cos पाई की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है, -1 होती है, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो +1 होती है। यहाँ पे आप देखिए पाई की जगह अगर आप 5 पुट करते हैं तो cos पाई इज इक्वल टू -1, ठीक है। अच्छा, cos पाई की वैल्यू और किन किन टर्म्स पे जो है वो भी उस पे मिनिमम होती है, मतलब -1 आती है जब हमारे पास पाई जो है वो क्या हो, पाई की इक्वल हो, ठीक है। या पाई जो है वो 3 पाई की इक्वल हो या 5 पाई की इक्वल हो एंड सो ऑन, मतलब हमारे पास ऑड नंबर हो, ठीक है। जब हमारे पास पाई जो है वो ऑड नंबर में आती है तो हमारे पास cos की वैल्यू जो है वो मिनिमम आती है, -1 में आती है, ठीक है। तो पाई की वैल्यू जब इनकी इक्वल होती है तो cos पाई जो है वो हमारे पास -1 आता है, मतलब मिनिमम आता है, ठीक है। इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, पाई इज इक्वल टू 5 3 5 5 5। इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो पाई इज इक्वल टू 2n-1 into 5, ठीक है। यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है कि यहाँ पे जो n है ये 0 1 2 3 इसके इक्वल नहीं होगा, यहाँ पे 0 नहीं आएगा, यहाँ पे n जो है ये 1 2 3 एंड सो ऑन इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें n की जगह 1 पुट कर लें तो 2 - 1 1, तो यहाँ पे होगा पाई 5, ठीक है। यहाँ पे आप n की जगह 2 पुट कर लें तो 4 - 1 3 3 5, ठीक है। फिर अगर आप यहाँ पे n की जगह 3 पुट कर लें तो 2 3 6 6 - 1 5 5 5, तो 5 5, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2n-1 and 2 5, ठीक है। अगर पाई की वैल्यू जो है वो इसकी इक्वल होगी तो हमारे पास cos पाई की वैल्यू जो है वो क्या आएगी, मिनिमम आएगी, ठीक है। यहाँ पे आप देखें अगर आप पाई की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो cos पाई इज इक्वल टू -1, ठीक है। अगर आप पाई की जगह 3 पाई पुट करेंगे, ठीक है, तो cos 3 पाई इज इक्वल टू -1, ठीक है, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे इसको शॉर्ट फॉर्म में हम किस तरह लिख सकते हैं, 2n-1 and 2 5, और यहाँ पे जो n है वो 1 2 3 एंड सो ऑन इसके इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ पे 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए n की जगह 1 पुट कर लें तो 2 - 1 5, ठीक है। फिर n की जगह 2 पुट कर लें तो 4 - 1 3 3 5, ठीक है। तो ये इससे वापस आ जाता है, ठीक है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम इस तरह लिख सकते हैं 2n-1 and 2 5, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इसके बाद हमने क्या बात की थी, इसके बाद हमने डेल एक्स की बात की थी, ठीक है। तो आपको याद होगा कि फेज डिफरेंस को हमने लिखा था 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा एंड टू डेल एक्स, ठीक है। फिर इससे हमने डेल एक्स की वैल्यू फाइंड की थी, तो डेल एक्स क्या था, लैम्डा पाई, ठीक है। डेल एक्स इज इक्वल टू लैम्डा पाई डिवाइड बाय 2 पाई, ठीक है। तो हमारे पास डेल एक्स इज इक्वल टू लैम्डा पाई डिवाइड बाय 2 पाई आया। अच्छा, लैम्डा की वैल्यू हमने पाई की वैल्यू हमने क्या फाइंड की, 2n-1 into 5, ठीक है। तो इस पाई की जगह 2n-1 into 5 पुट कर लें तो डेल एक्स जो है पाथ डिफरेंस वो क्या होगा, लैम्डा डिवाइड बाय 2 पाई, और पाई की जगह 2n-1 into 5 पुट कर लें तो 2n-1 5, ठीक है। ये 5 पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो डेल एक्स की वैल्यू आएगी पाथ डिफरेंस की वो क्या होगी, लैम्डा बाई 2, ठीक है। लैम्डा बाई 2 पाई पाई के साथ कैंसिल, लैम्डा बाई 2 2n-1, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस जो है वो इक्वल होगा लैम्डा बाई 2
2n-1 की, ठीक है। और यहाँ पे जो n है, ये बात आप याद रखें कि यहाँ पे n 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पे n में 0 नहीं होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में यहाँ पे n में 0 आएगा, लेकिन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में यहाँ पे n में 0 नहीं आएगा, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में n 0 1 2 3 होता है, लेकिन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में n 1 2 3 एंड सो ऑन ये होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो पाथ डिफरेंस है वो क्या है, डेल एक्स इज इक्वल टू लेमडा बाई 2 2n-1। यहाँ पे आप देखें डेल एक्स इसकी इक्वल है, ठीक है। फिर आपको मैंने कहा कि पाई जो है वो किसकी इक्वल है, 2n-1 इंटू 5, ठीक है। तो इस पाई की जगह मैंने ये भी पुट कर दी, पाई के साथ कैंसिल, तो लेमडा बाई 2 2n-1, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस जो है वो हमारे पास ये आएगा। अच्छा, इसमें कंस्ट्रक्टर में हमने नेक्स्ट बात क्या की थी, वही सेम बातें हम यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है, लेकिन इसमें हमने जस्ट मिनिमम की बात करनी है। अच्छा, कंस्ट्रक्टर इंटरफेरेंस में हमने बात की थी कि कॉस पाई की वैल्यू जो है +1 पे जो है, कॉस पाई की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो +1 होती है, ठीक है। तो कॉस पाई जब मैक्सिमम होगा तो हमारे पास जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है और रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम होगी, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव में हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, मिनिमम की, ठीक है। तो कॉस पाई की वैल्यू मिनिमम कब होती है, कॉस पाई की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी होती है, ठीक है, -1, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस पाई की जो वैल्यू है वो मिनिमम कितनी होती है, -1 होती है। तो कॉस जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, पाई पे, ठीक है। तो अगर हमारे पास कॉस पाई जो है वो मिनिमम है, तो कॉस पाई की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1। तो इस कॉस पाई -1 को अगर हम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और रिजल्टेंट इंटेंसिटी में पुट कर लें तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो क्या आएंगे, ठीक है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है वो था AR² इज इक्वल टू A1² प्लस A2² प्लस 2A1 A2 cos पाई, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए AR² इज इक्वल टू cos पाई की जगह यहाँ पे -1 पुट कर लें, क्योंकि यहाँ पे cos पाई की वैल्यू जो है वो मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। तो cos पाई की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1। तो A1² प्लस A2² प्लस 2A1 A2 cos पाई की जगह -1 पुट कर लें, यहाँ पे -1। तो AR² इज इक्वल टू A1² प्लस A2² माइनस 2A1 A2, यहाँ पे ये माइनस है, ठीक है, इसकी जगह -1 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा -2A1 A2। अच्छा, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, A1 माइनस A2 इंटू होल स्क्वायर, ठीक है। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, A1 माइनस A2 इंटू होल स्क्वायर। तो AR² इज इक्वल टू A1 -A2 इंटू होल स्क्वायर। ये आप इसको ओपन कर लें तो A1² प्लस A2² माइनस 2A1 A2, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, A1 माइनस A2 इंटू होल स्क्वायर। यहाँ पे अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, स्क्वायर रूट के साथ। तो AR हमारे पास क्या आएगा, AR इज इक्वल टू A1 माइनस A2, ठीक है। तो आप देखें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमारे पास AR जो है वो आएगा A1 प्लस A2। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमारे पास क्या है, A1 माइनस A2, क्योंकि यहाँ पे जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगी वो क्या होगी, मिनिमम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है वो क्या है, A1 माइनस A2 है। और कंस्ट्रक्टिव में जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो क्या है, A1 प्लस A2, ठीक है। और यहाँ पे A1 माइनस A2। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो A1 माइनस A2 की इक्वल होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंटेंसिटी की, कि अगर हम cos पाई की वैल्यू -1 पुट कर लें तो इंटेंसिटी क्या होगी। अगर cos पाई -1 होगा तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है वो क्या होगी, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ I1 I2 इंटू cos पाई, इसकी इक्वल होती है, ठीक है। तो cos पाई की जगह -1 पुट कर लें तो IR इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस cos पाई की जगह अगर आप -1 पुट कर लें तो यहाँ पे -2 अंडर रूट ऑफ I1 इंटू I2, ठीक है। फिर इस रिजल्ट को हम किस तरह लिख सकते हैं, I1 अंडर रूट माइनस I2 अंडर रूट इंटू होल स्क्वायर, ठीक है। तो IR इज इक्वल टू I1 अंडर रूट माइनस I2 इंटू अंडर रूट इंटू होल स्क्वायर, ठीक है। अगर आप इसको ओपन कर लेंगे तो I1 प्लस I2 माइनस 2 I1 I2 इंटू अंडर रूट, ठीक है। अगर आप इसको ओपन कर लेंगे तो वापस ये रिजल्ट आ जाएगा। तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, I1 अंडर रूट माइनस I2 इंटू अंडर रूट होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आएगी वो क्या होगी, IR इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2 इंटू होल स्क्वायर। अगर आपको याद हो तो वहाँ पे जो हमारे पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई थी कंस्ट्रक्टिव में उसमें यहाँ पे प्लस था, ठीक है, इसमें यहाँ पे क्या है, माइनस है, ठीक है।
तो ये है दोनों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फर्क, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में डिफरेंस क्या है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है वो मैक्सिमम होगी, ठीक है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो है वो क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था दोनों में फर्क, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।